दोस्तों नमस्कार। ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर 4 में देखेंगे स 19th सेंचुरी में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। एक तरफ अंग्रेज अपनी संप्रभुता को भारत में स्थापित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला करके नेशनलिज्म की भावना और समाज को एक बेहतरीन रूप प्रदान करने के प्रयास में लगे थे। आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं प्रयासों के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन इंडिया। सबसे पहले धार्मिक एंड सामाजिक सुधार आंदोलन का तात्पर्य क्या था? तो इसका तात्पर्य सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त धार्मिक विश्वास एवं सोशल नॉर्म्स में रिफॉर्म करना, ताकि जो हमारा समाज है वो सांस्कृतिक रूप से समावेशी समाज की स्थापना हो सके, जिसे हम न्यू कल्चरल पैराडिम भी बोलते हैं। धार्मिक एंड सामाजिक सुधार आंदोलन में हम लोग देखेंगे कि ये क्यों हुआ, भारत में कैसे हुआ, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या-क्या हुआ और इसके प्रमुख कंट्रीब्यूटर कौन थे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धार्मिक एंड सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ क्यों? व्हाट आर द रीज़न? इनमें से मुख्यतः 3 रीज़न आइडेंटिफाई की गई है। पहला है रिलीजियस सुपरस्टिशन, रूढ़िवादी संस्कृति जिसमें अंधविश्वास का प्रभाव होना। दूसरा है डिप्रेशन इन सोशल कंडीशन, सोसाइटी कास्टिज्म में अनटचेबिलिटी और सोशल कोहेसिवनेस नहीं होना। एंड तीसरा है कंडीशन ऑफ वुमेन, जो विमेन का जो प्लिथ था, उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही पैथेटिक थी, जिनमें से सती प्रथा, पॉलीगेमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पर्दा सिस्टम। तो इन तीनों कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो समाज हमारा रूढ़िवादिता में ग्रसित था, सोशल स्टेटस काफ़ी लो था, बटे हुए थे कास्टिज्म में, और जो समाज का जो आधार है महिलाएं, उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी, काफ़ी कमज़ोर थी। तो ये हमारे प्री कंडीशंस थे जिनकी वजह से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ। अब ये कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर इसको ड्राइव किए? एक तो पृष्ठभूमि हो गई कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस पर ड्राइवर्स कौन कौन से थे, कौन कौन से फोर्स ड्राइव कर रहे थे। तो फर्स्ट है प्राइड इन पास्ट, हमारा जो भूत था, हमारा जो पास्ट था वो काफ़ी ग्लोरियस था। सेकेंड, वेस्टर्न एजुकेशन और थॉट का, अंग्रेजों के आने के बाद वो अपने साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेकर के आए, और साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन के साथ कुछ वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से जो वेस्टर्न थॉट्स थे, जो लिबरल थॉट्स थे, जैसे रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल माइंड्स का आना, ये सब ड्राइव किया रिफॉर्म की तरफ। एंड थर्ड, जो हमारे अपने भारतीयों में से बुद्धिजीवी वर्ग, जो वेस्टर्न थॉट जैसे डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और दूसरे जो लिबरल थॉट्स थे, जो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन थॉट्स को जो मिडिल क्लास है उनको बताने की कोशिश की। वो एक आंदोलन की तरीके से उसको सोसाइटी में परकुलेट किए, उनका विजनरी जो स्टेप था। तो ये तीन, जो नॉलेज ऑफ पास्ट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड विजनरी थॉट्स ऑफ इनलाइटेंड इंडियंस, ये तीनों ड्राइविंग फोर्स थे जो उस प्री कंडीशन को रिफॉर्म करने के लिए, उसको रीशेप करने के लिए, जो हमारी जो सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन थी उसको रीशेप करने के लिए उपयुक्त थे। अब हम देखते हैं कि रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या हुए, किस किस टाइप के रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स थे। तो फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ सती, सती प्रथा का अंत होना। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सती प्रथा अपना जड़ फैला चुका था, और इसके शिकार जो महिलाएं होती थी, उनके पास कोई और चारा नहीं होता था। जब उनके पति का देहांत हो जाता था तो उनको अ, अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। इस प्रथा को अंत करने में राजा राम मोहन राय की प्रमुख भूमिका रही। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया, और सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया, और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह कोर्ट में माना गया। तो सती प्रथा को अंत करने में भारतीय में राजा राम मोहन राय और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान था। दूसरा महत्वपूर्ण था विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को लीगलाइज करने में, उसे लेजिटिमेट करने में, उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले 1853 ईस्वी में
विडो रीमैरेज एसोसिएशन जो विष्णु शास्त्री पंडित ने गुजरात में स्टैब्लिश किए थे, और फाइनली ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट लागू हुआ, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को लीगल स्टेटस, लेजिटिमेट स्टेटस बना दिया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इस एक्ट को लाने में। और हालांकि डी.के. कार्वे और एक कारसन दास मूलजी, इन दोनों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के रीजन में एक्टिव थे, और डी.के. कार्वे महाराष्ट्र रीजन में, और कारसन दास मूलजी गुजरात रीजन में विधवा पुनर्विवाह को लेकर काफ़ी एक्टिव थे। और इन तीनों के योगदान को उल्लेखित किया गया है। कारसन दास मूलजी ने सत्य प्रकाश नाम के अपने जर्नल, जो कि गुजराती लैंग्वेज में है होती थी, उसमें उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी उसको एडवोकेट किया, उसको लागू करने के लिए काफ़ी लेख लिखे, प्रेशर बनाया। 19वीं शताब्दी में भारत में दासों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इस कारण से जो स्लेवरी सिस्टम थी वो काफ़ी प्रचुर मतलब चारों तरफ फैला हुआ था। समाज के हर एक कोने में दासों और दासों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। दास प्रथा को अंत करने में लॉर्ड एलनबरो का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने के एक्ट से दास प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया, और दासों को विदाउट एनी कंपनसेशन उन्हें मुक्ति प्रदान की गई। हालांकि दास प्रथा को पर प्रतिबंध लगाने का सबसे पहला प्रयास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 ईस्वी में रेगुलेशन लाके इसकी शुरुआत कर दी थी, और फाइनली लॉर्ड एलिनबरो ने 1843 ईस्वी के एक्ट से इस दास प्रथा को फुल्ली इलीगल, दास प्रथा के प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ठगों का दमन, सप्रेशन ऑफ ठगीज। उस समय ठगों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, और इसको अंत करने के लिए ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट 1836 में लाया गया, शुरुआत हुई, और फाइनली 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ठगी सिस्टम को सप्रेस कर दिया और उसका दमन कर दिया। फाइनली ठगी सिस्टम को भी सप्रेस करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने शुरुआत की थी 1831 ईस्वी में, और उन्होंने एक कैप्टन स्लीमान को इसका सुपरिटेंडेंट बनाया था, कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमान। और उनके ही प्रयासों से 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने पहला एक्ट लाया, और फाइनली लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी के एक्ट से ठगी का दमन किया। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। जो बाल महिलाएं थी उनका संहार कर दिया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो प्रैक्टिस है, इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम 1795 ईस्वी में बंगाल में एक रेगुलेशन लाया गया, और फिर 1804 ईस्वी में फिर से रेगुलेशन लाया गया, और नंबर ऑफ रेगुलेशंस आए इसको प्रोहिबिट करने के लिए, इसको रोकने के लिए। लेकिन फाइनली 1870 ईस्वी में फीमेल इन्फेंटिसाइड के प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया गया, और उसको उस ईयर के बाद उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सोसाइटी का, और उस समय बाल विवाह 12 साल से उम्र के लड़कियां और 18 साल से कम उम्र के लड़कों के में शादियां होती थी। और इसको 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल मैरिज एक्ट, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, केशव चंद्र सेन और बी एम मालाबारी, इनके प्रयासों से ही सिविल मैरिज एक्ट 1872 लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को 14 साल से कम और पुरुषों को, बच्चों को 18 साल से कम उम्र में विवाह करना और संबंध स्थापित करना प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक लगा दी गई। यानी 14 साल से कम उम्र में और 18 साल से लड़के कम उम्र में नहीं कर सकते थे, उसके बाद की उम्र कर सकते थे। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। 1891 ईस्वी के एक्ट में 12 साल से कम उम्र के लड़कियों को विवाह करने के लिए कंप्लीट बैन कर दिया गया। और चाइल्ड मैरिज के ऊपर लगातार एक्ट्स आए, रेगुलेशंस आए, लेकिन फाइनली जो 1930 जो भी प्रोहिबिशन था उसमें कोई पीनल प्रोविजन नहीं थी। वो एक प्रोहिबिट किया गया था, उसके ऊपर रोक लगाई गई थी, लेकिन जो ऐसा करते उनके ऊपर कोई पीनल एक्शन नहीं होता था। लेकिन 1930 में शारदा एक्ट में अगर लड़का 18 साल से कम उम्र और लड़की 14 साल से कम उम्र के लड़कियों के में शादी होती है अगर, तो उनके अगेंस्ट में पीनल एक्शन
का प्रावधान शारदा एक्ट में कर दिया गया और इस तरीके से 1930 ईस्वी से चाइल्ड मैरिज के ऊपर सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर लिया गया। इसमें बी.एम. मालावारी और केशव चंद्र सेन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि केशव चंद्र सेन अपने बेटी की शादी कम उम्र में ही 18 साल से 13 साल के आसपास उन्होंने करा करके और अपने प्रयासों के ऊपर वो एक डाउट क्रिएट कर दिए थे। आगे हम लोग ब्रह्म समाज के इसी मुद्दे को लेकर ब्रह्म समाज में कैसे बिखराव हो गया था वो हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुए, कुछ प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया गया, कुछ प्रैक्टिसेस को चालू कर दिया गया। अब इनकी हम क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में एबोलिशन ऑफ इनफेंटिसाइड के ऊपर रेगुलेशन लाया। उसके बाद 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने के लिए, उसको इलीगल घोषित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया रेगुलेशन। 1843 ईस्वी में स्लेवरी को इलीगल करने के लिए, उसको एबोलिश करने के लिए लॉर्ड एलनबरो ने एक्ट लाया, रेगुलेशंस लाए और ठगी की प्रथा को समाप्त किया। 1856 ईस्वी में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी ने। 1870 ईस्वी में फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। 1872 ईस्वी में सबसे पहले नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट के थ्रू चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया गया। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में 12 साल से कम उम्र की महिलाओं को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फाइनली 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट के थ्रू चाइल्ड मैरिज के ऊपर कंप्लीट पीनल एक्शन के थ्रू प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरीके से जो भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हुए, उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उनकी हम क्रोनोलॉजी किन एक्ट और किन रेगुलेशन के थ्रू सुधार हुए उनकी क्रोनोलॉजी हमने देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है राजा राम मोहन राय, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने द एपोस्टल ऑफ रिलीजियस रिवाइवल जिनको कहा था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता है। तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। ये लिबरल रिफॉर्मिस्ट थे और जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहा जाता है और इन्हें भारत के न्यू एज का प्रॉफिट भी कहा जाता है। इनको सती प्रथा को अंत करने में इनके योगदान के लिए याद किया जाता है और इन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन्होंने 1829 ईस्वी के जो रेगुलेशन लाया गया था, जिसके तहत सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया था, इसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1830 ईस्वी में ये जब सती प्रथा को रेगुलेशन के थ्रू इलीगल घोषित कर दिया गया, उसके बाद उसे जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे वो उसको अंत करने के लिए, उसको वापस से सती प्रथा को लागू करने के लिए डिमांड कर रहे थे। तो इसको डिफेंड करने के लिए जो रेगुलेशन लाया गया था, उसको डिफेंड करने के लिए 1830 ईस्वी में मुगल एम्पायर की तरफ से एम्बेसडर बन के लंदन गए राजा राम मोहन राय, और वहाँ पे उन्होंने सती के जो इम्पैक्ट था, उसका जो प्रभाव था महिलाओं के ऊपर, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। और वो प्रेजेंटेशन था इनोग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया, ब्रिटिश किंग के सामने ये उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, क्योंकि ब्रिटिश किंग के सामने इनको राजा बना के भेजा गया ताकि वो अपने प्रयासों को डिफेंड कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें द ल्यूमिनस स्टार इन द फिलामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से इनको पुकारते थे, इनको कहा, सम्मानित किया। तो इस तरीके से हमने राजा राम मोहन राय के बारे में बेसिक जानकारी जानी। अब कुछ डिटेल में उनको देखते हैं कि उनके क्या क्या योगदान थे भारतीय सामाजिक एंड धार्मिक आंदोलन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म में 1814 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की सोशल रिफॉर्म करने के लिए। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी बनाया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज इनका एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, जिसे ये वन गॉड सोसाइटी, एक्चुअली ये मोनोथेइस्टिक थॉट के थे, एक देवता को मानने वाले, और जो लोग इस एक देवता को मानने वाले की जो सोसाइटी होती थी उसी को ये ब्रह्म समाज कहते थे, वो समाज जिसमें एक देवता को माना जाता था। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया, जो आगे चल के ब्रह्म समाज बन गया। महिलाओं के ऊपर इनका सती प्रथा को अंत करने में काफ़ी योगदान रहा है और उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। विडो रीमैरिज में भी इनका योगदान रहा। महिलाओं की साक्षरता के ऊपर भी, उनका राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, इनहेरिटेंस अधिकार का
जो विरासत के अधिकार होती है उसके ऊपर, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने में, उसको उसके ऊपर रोक लगाने में भी इन्होंने काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिलीजियस रिफॉर्म के तहत इन्होंने काफ़ी जर्नल्स लिखे, जिसमें जो हिंदू और अन्य जो रिलीजन में जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो सुपरस्टिशन था, उसको एक्सपोज़ किया था, जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उसको इन्होंने एक्सपोज़ किया था। ह्यूमनिज़्म के रूप में नेशनलिज़्म को ये मानते थे। इनका कहना था कि ह्यूमनिस्टिक थॉट ही सब कुछ है, और ये वेदांता थॉट को मानते थे। वेदांता मोनोथेइज्म इनकी फिलॉसफी थी। मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, मॉडर्न थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन, वोल्टायर की लिबरल फिलॉसफी को ये मानते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म में इन्होंने सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर अपने राय दिया, और प्रेस फ्रीडम के ऊपर इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इनके अखबार थे, जो ये प्रकाशित करते थे, इनके संपादक थे ये। और प्रेस फ्रीडम के ऊपर इन्होंने सबसे पहला अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो राजा राम मोहन राय ने। वेस्टर्न एजुकेशन के ये घूर समर्थक थे, और 1817 ईस्वी में डेविड हैरे के साथ मिल करके इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, और 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज खोला बंगाल में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो इनका मानना था कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म समाज जो था वो एक ईश्वरवाद, मोनोथेइस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, वैसे ही हिंदुइज्म की थॉट जो एक ईश्वर को मानते हैं, उसका समर्थक था। ब्रह्म समाज कास्टिज्म, क्रीड, पॉलीथेइज्म, आइडल वर्शिप का विरोध करता था, और ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा इसमें विश्वास करता था। कर्म का सिद्धांत और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसके ऊपर ब्रह्म समाज का कोई रिबर्थ, जिसको रिबर्थ भी कहते हैं, इसके ऊपर कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था। हालांकि ये वेदांत फिलोसफी को मानते थे, तो वो कर्मा के सिद्धांत और को ये एक तरीके से सपोर्ट करते थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की, और ये ब्रह्म समाज से काफ़ी लोग जुड़ते गए। बहुत से लोग, बंगाल में एक बहुत ही नामी ग्रामी एक संस्था बन गया, जिसमें कई समाज सुधारक अपने योगदान दिए। लेकिन जिनमें से एक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1839 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले अपनी एक तत्वबोधिनी सभा बनाई थी, जिसको ट्रूथ सीकर कहते हैं। तत्वबोधिनी मीन्स ट्रूथ सीकर। इस सभा को 1843 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज में मर्ज कर दिया था, और आदि ब्रह्म समाज के नाम से ये पुकारने लगे थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और एक और महत्वपूर्ण नेता जो जुड़े हुए थे, जो उनके डिसाइपल थे राजा राम मोहन राय के, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में 1866 ईस्वी में कुछ डिफरेंसेस हुए, जिसके कारण ब्रह्म समाज में पहली बार ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट गया। जो पहला पार्ट था वो उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में जो बिखराव हुआ, जो ब्रह्म समाज में जो विभाजन हुआ, उसके बाद 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज को वो आगे बढ़ाया। आदि ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय के फिलॉसफी और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी पे वो को समर्थन करते थे। और एक सेक्ट जो है, जो केशव चंद्र सेन के साथ था, वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से 1866 ईस्वी में शुरू किया। तो 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो पार्ट में बट गया। केशव चंद्र सेन ने चाइल्ड मैरिज के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड मैरिज के ऊपर इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, और इन्हीं के प्रयासों से नेटिव मैरिट एक्ट, जिसमें सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में लागू करने में सफलता प्राप्त की है। ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया आगे चल के 1878 ईस्वी में इसमें भी विभाजन हो गया। कारण ये था कि एक तरफ केशव चंद्र सेन चाइल्ड मैरिज के ऊपर अपने विचारों को रखे, और उन्हीं के प्रयासों से चाइल्ड मैरिज के ऊपर सिविल मैरिज एक्ट आया, और दूसरी तरफ अपनी बेटी की शादी काफ़ी कम उम्र में, 14 साल में, 13 साल के आसपास उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक राजघराने में कर दी, जिसके कारण से उनके थॉट और उनके रियलिटी में डिफरेंस होने की वजह से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में फर्दर डिवीजन हो गया। एक सेक्ट वो जो आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया,
आनंद मोहन मोहन बोस का केशव चंद्र सेन से डिफरेंसेस हो गए इसी मुद्दे के ऊपर कि आपने अपनी बेटी की शादी कम उम्र में करा दी और आप कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जाए। और जो बचे हुए जो सेक्ट था, जो लोग केशव चंद्र सेन के साथ थे, वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाए। उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से आगे चलाया। में केशव चंद्र से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि ये जो ब्रह्म समाज जो बंगाल में बना था, इसकी जो शाखाएं थी वो देश के कोने कोने में गई और ये सामाजिक सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसे जड़ कहते हैं, एक जड़ बना। और ये जो थॉट था, ब्रह्म समाज का जो थॉट था, वो देश के कोने कोने में गया। जिनमें से सबसे पहले हम लोग जानते हैं मद्रास में ब्रह्म समाज के ही थॉट से, ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर वेद समाज की स्थापना की गई। श्रद्धालु नायडू 1864 ईस्वी में मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। और आंध्र प्रदेश में वीरसलिंगम पंथुलु ने आंध्र प्रदेश में एक पुनर्जागरण मूवमेंट चलाया और मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 ईस्वी में स्थापित की। और तेलुगु रीजन में वीरसलिंगम का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इनके जो थॉट थे वो ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड थे। वेस्टर्न इंडिया में बॉम्बे रीजन में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज के थियरी पे, ब्रह्म समाज के आदर्शों से प्रभावित होकर के 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में। ठीक उसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लाहौर में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में की थी। वो भी ब्रह्म समाज के आदर्शों से, उनके प्रिंसिपल से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। और लाहौर में ही ब्रह्म समाज की एक शाखा की स्थापना हुई जिसको स्थापित किया था नोबिन रॉय ने 1861 ईस्वी में। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जैसा कि हमने कवर कर लिया, इन सब एरियाज में भी तो ब्रह्म समाज जो था वो बंगाल से निकल के इंडिया के, भारत के हर एक क्षेत्र में धार्मिक एंड सामाजिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये ब्रह्म समाज जो था वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का फ्लैग बेयरर था। धार्मिक एंड सामाजिक सुधारकों में द्वितीय स्थान, महत्वपूर्ण स्थान ईश्वरचंद विद्यासागर का लिया जाता है, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून लागू करने में, उसको लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। विद्यासागर जो थे वो एक बंगाली संस्कृत पंडित थे। वो एक टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे और फिलंथ्रोपिस्ट थे। विद्यासागर का जो सोशल वर्क था वो, विद्यासागर की उपाधि 1839 ईस्वी में इनके संस्कृत और फिलोसफी में मास्टरी की वजह से मिली। और 1841 ईस्वी में ये जो है संस्कृत कॉलेज में पास आउट हुए और वहाँ टीचर भी बने। माइकल मधुसूदन ने इन्हें दयासागर के नाम से जाना था, पुकारते थे, जिसे ओशियन ऑफ जेनरसिटी, जो सेल्फलेसनेस के विचार को रखता है, दयासागर। इनके कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजुकेटर के रूप में इन्होंने संस्कृत कॉलेज पास आउट 1843 ईस्वी में पास आउट होने के बाद 1846 ईस्वी में ज्वाइन किए और वो प्रिंसिपल रहे 1851 ईस्वी से 58 ईस्वी तक। सोशल रिफॉर्मर के रूप में विडो रीमैरिज एक्ट को लाने में, अगेंस्ट द पॉलीगेमी एंड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने में इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और काफ़ी वर्क किए उसके ऊपर। राइटर के रूप में इनके काफ़ी कलेक्शंस हैं, बांग्ला इतिहास, जीवन चरित्र, शकुंतला, महाभारता। ये मॉडर्न गर्ल एजुकेशन के ये काफ़ी प्रोपेगेटर थे और इन्होंने डी बेथुन के साथ मिलकर के एक कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी और पहला गर्ल्स स्कूल कलकत्ता में 1849 ईस्वी में इन्होंने बनाया और ये बेथुन कॉलेज के सेक्रेटरी भी रहे, बेथुन के साथ एसोसिएट होके। बंगाली लिटरेचर को मॉडर्नाइज करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण है और बोर्नो पोरिकोय के नाम से ये इनका एक बुक आया है और इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये ज्वाइन हुए थे। तो इस तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर का हमने कंट्रीब्यूशन को देखा। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। धार्मिक समाज सुधारक आंदोलनों में दयानंद सरस्वती का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी
ये एक इंडियन फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट एंड आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके विचारों में स्वराज का एक उल्लेख होता है। क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी के बारे में ये स्ट्रेस दिया था इन्होंने, उसके ऊपर जोर दिया था। इनके थॉट्स सामाजिक एंड रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ नेशनलिस्टिक थॉट इनके काफ़ी थे। दयानंद सरस्वती की हम लोग देखते हैं कैसे। दयानंद सरस्वती का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, और लाला हरदयाल के साथ मिलकर के 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो विद्यालय, एंग्लो इंडियन विद्यालय, डीएवी स्कूल की स्थापना लाहौर से किए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का डेफिनेशन इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में बताया था। स्वराज मतलब भारत भारतीयों के लिए। और ये क्वेश्चन भी आता है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था। इन्होंने, इनका एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य, जिसमें से सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है जो एग्जाम में आता है। ये वेदा से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। वेद की जो कोर फिलोसफी थी उसको ये काफ़ी मानते थे, और वो उनका मानना था कि हिंदुइज्म वेद की कोर फिलोसफी में ही है, और इसलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। वैदिक जो ऋग्वैदिक जो नोशन है चतुर्वर्णा, इनका कहना था कि वो कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कर्म के बेसिस पे होना चाहिए, और उसको सपोर्ट किए थे। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जैसा कि इनका मानना था बैक टू वेदास। और चतुर्वर्णा सिस्टम जो हमारा जो चार वर्ण सिस्टम था वेदों के अनुसार, उसमें कास्ट के अनुसार नहीं होना चाहिए, कास्ट की जो इम्प्योरिटी आ गई थी उसको वो हटाने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया था उन्होंने, और हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी, और एक आश्रम सिस्टम की स्थापना इन्होंने की थी, और यही आश्रम सिस्टम आगे चल के डीएवी स्कूल्स एंड ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एंड सामाजिक आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्वामी विवेकानंद का है, जिन्हें यूथ आइकन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के बेहद महत्वपूर्ण फिलोसफर, थिंकर, ह्यूमनिस्ट, एजुकेटर, एजुकेशनिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने भारतीय फिलोसफी में वेदांत और योगा को एक नए लेवल पे ले गए, और इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट को ये ब्लेंड करके एक न्यू हिंदुइज्म का कंसेप्ट लाया। और इन्होंने अपनी जो स्पीच शिकागो में जो दी थी, वो काफ़ी इसका एक प्रमाण था कि एक ईस्ट और वेस्ट का जो संगम है स्पिरिचुअल, वो उनके स्पीचेस से वहाँ पे छलका था। तो ये इन्होंने नियो हिंदुइज्म का जो कंसेप्ट था, जो बेस्ड ऑन द इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांता एंड योगा इन परस्पेक्टिव टू वेस्टर्न वर्ल्ड, इनकम्पेटेबल टू वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके साथ मिल करके। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी के हम कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोशल सर्विस के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी, और उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जिसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है, वहाँ पे इंडियन कल्चर के ऊपर उन्होंने स्पीच दिया था, और वो स्पीच काफ़ी फेमस हुआ था, और उसी स्पीच से इनको ख्याति प्राप्त हुई थी, इनके थॉट्स को सम्मान मिला था। फिलोसफी, इनकी फिलोसफी वेदांत फिलोसफी है, स्पिरिचुअलिटी विथ ह्यूमनिज्म, यानी इनका मानना था सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इसी फिलोसफी को रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी भी मानते थे। नेशनलिज्म का जो इनका कंसेप्ट था वो बड़ा ही यूनिक था। नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सल नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी के को बेस बनाते हुए इन्होंने नेशनलिज्म का थॉट दिया था, और वो उनका कहना था कि एक्चुअल में इंडियन नेशनलिज्म वो यही है, जिसमें ह्यूमैनिटी का, यूनिवर्सल कंसेप्ट का स्थान है, और उसी थॉट से नेशनलिस्टिक थॉट आती है। पश्चिम भारत में सुधार आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, धार्मिक एंड सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, वो नाम है दादोबा पांडुरंगा, जिन्होंने 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा की स्थापना की थी सूरत में, और इसी का ब्रांच उन्होंने बॉम्बे में परमहंस मंडली, एक सीक्रेट सोसाइटी था सोशल रिफॉर्म के लिए, उन्होंने बनाया था 1849 ईस्वी में बॉम्बे में। इन्हीं के डिसाइपल थे एक मानने वाले आत्माराम पांडुरंगा, जिन्होंने ब्रह्म समाज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बॉम्बे में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और ये प्रार्थना समाज पॉपुलर महागोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर के 1870 ईस्वी में प्रार्थना समाज से जुड़ने के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गया। और प्रार्थना समाज, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्म समाज के आइडियल्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और
वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न भारत में प्रार्थना समाज एक ब्रह्म समाज का रूप ही था। तो ये हो गए कुछ पश्चिमी भारत में कुछ एसोसिएशंस के बारे में। अब पश्चिमी भारत में कुछ हम धार्मिक सुधारकों के बारे में जानते हैं, जिनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है जस्टिस एमजी महागोविंद रानाडे। वो एक जज थे, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल थिंकर थे। महागोविंद रानाडे, जैसा कि मैंने बताया पिछले स्लाइड्स में, 1870 ईस्वी में प्रार्थना बॉम्बे में प्रार्थना समाज में ज्वाइन किए आत्माराम पांडुरंगा के, और प्रार्थना समाज को एक नए लेवल पे ले गए। उन्होंने 1887 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जो सोशल रिफॉर्म के एस्पेक्ट को टेक केयर करेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था। उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर ही गैदरिंग और डिस्कशन होता था, और उसी के अंदर में ही एक इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाने वाले महागोविंद रानाडे ही थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग में सोशल इशूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उनका पूरा ध्यान पॉलिटिकल इशूज़ पे था। 1870 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका योगदान कास्टिज्म को हटाने में, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने में और वुमेन एजुकेशन में की बात को आगे ले गए। इन्होंने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की पुणे में, जो आगे चल के फर्ग्यूसन कॉलेज बना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी में रानाडे ने बनाई, जो आगे चल के बाल गंगाधर तिलक इसको ज्वाइन किए थे। और ये जो पूना सार्वजनिक सभा था और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये दोनों ने ही, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कास्टिज्म के ऊपर अगेंस्ट में था, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में था, और वुमेन के स्टेटस को और विडो रिमैरेज को ये एडवोकेट किए थे, वुमेन के स्टेटस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण सुधारक महागोविंद रानाडे। महागोविंद रानाडे के बाद एक और महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राव बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक अपनी वीकली मैगजीन, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म करना था, उस मैगजीन में ये एक लोक हितवादी के नाम से एक लेख लिखा करते थे। और इन्होंने एक इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश का एक पीरियोडिकल अपना एक मैगजीन शुरू किया था। इनका योगदान कास्ट सिस्टम को अपोज करने में, सेम थिंग, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, स्टेटस वुमेन, एडवोकेटेड विडो रिमैरेज। नेक्स्ट है वेस्टर्न इंडिया में ही एक समाज सुधारकों में एक महत्वपूर्ण नाम है ज्योतिबा फुले, जिन्हें महात्मा फुले के नाम से भी, ज्योतिबा के नाम से भी, और इनका नाम एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण नाम है, जो कास्टिज्म का विरोध करते थे महाराष्ट्र में। और इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी थी उसको अपोज किया, अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म का जो सिस्टम था महाराष्ट्र में उसको अपोज किया, और इन्होंने ऑप्रेस्ड जो लोग थे उनके लिए दलित वर्ड का इस्तेमाल किया। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मतलब होता है सीकर्स ऑफ ट्रूथ, सत्य की छानबीन करना, पता करना। और ये लोअर कास्ट को सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए भी सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इन्होंने सबसे पहले इनकी पत्नी जो सावित्री फुले, वो उनके साथ मिल करके इन्होंने महाराष्ट्र में सबसे सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में पुणे में महिलाओं के लिए एक भारतीय स्कूल की स्थापना की थी। सबसे पहला स्कूल था किसी भारतीय द्वारा स्थापित। इनके सामाजिक सुधार की वजह से और इनके सामाजिक सुधार में और धार्मिक सुधार में प्रयासों की वजह से इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, और ये महात्मा की उपाधि कृष्णजी वांदेकर ने इनको दिया था। ये पूना म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर के पोस्ट पे भी 1883 ईस्वी तक सर्व किए थे। अब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। वहाँ पे कुछ समाज सुधारक थे जो ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर्ड थे, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि ब्रह्म समाज के ही आइडियल्स को वेस्टर्न इंडिया में भी और साउदर्न इंडिया में भी फॉलो किए हैं। सबसे पहला फॉलो करने वाले वेद समाज है, जिसकी स्थापना श्रीधरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास में की थी, जो ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन के आइडियल्स को से काफ़ी प्रभावित थे, जो कास्टिज्म सिस्टम को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को विरोध करता था, महिलाओं के एजुकेशन और रीमैरिज को बढ़ावा देता था। साउथ इंडिया में जो तेलुगु क्षेत्र है, तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्र है, वहाँ पे समाज सुधारकों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, बड़ा नाम है वीरसलिंगम पंथुलु, जिनको फादर ऑफ तेलुगु सोसाइटी के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और ये भी ब्रह्म समाज के थॉट से काफ़ी प्रभावित है। इनका जो एक नावल था राजशेखरा चरित्रमु, ये तेलुगु लिटरेचर का पहला नावल था, और ये एक महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए एक जर्नल, महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 1876 ईस्वी में एक जर्नल शुरू किया, विवेका वर्धनी।
और इनको आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। और इन्होंने 1892 ईस्वी में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन मद्रास में उसकी स्थापना की थी, जो सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। आगे चलते हैं केरला की तरफ। तो केरला में एक महत्वपूर्ण नाम है, बहुत बड़ा नाम है, नारायण गुरु, जिन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन SNDP मूवमेंट को, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में चला था, और इन्होंने अपने एक सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। इनका एक नाम महत्वपूर्ण लिया जाता है अराविपुरम आंदोलन में के लिए। क्वेश्चन आते हैं, अराविपुरम आंदोलन का संबंध किससे आता है? नारायण गुरु का। 1888 ईस्वी में एक लोअर कास्ट के पीपल देवी देवता की वो पूजा कर सकता है, ऐसा मूवमेंट उन्होंने चलाया था, अराविपुरम मूवमेंट। 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया था आश्रम में, और ये साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है तमिलनाडु के क्षेत्र में, और तमिलनाडु स्टेट में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे बड़ा नाम है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, जिसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल अल्कॉट्स ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में एनी बेसेंट उससे जुड़ी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक्चुअली इंडियन थॉट्स को ही अडॉप्ट किया था, और उसी को मॉडिफाई कर करके, और जैसे इंडियन थॉट्स ऑफ फिलोसफी जो है वेदांत, सांख्य, योगा, उपनिषद, भगवत गीता, इन सब से ही वो इंस्पायर्ड था, और इसी थॉट को वो आगे बढ़ाया, और उसका मकसद यही था कि समाज को सुधार करना है, जो सुपरस्टिशन है इन सबको दूर करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1875 ईस्वी में, जैसा कि मैंने बताया, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कॉट ने इसकी स्थापना की थी US में। 1882 ईस्वी में इंडिया के अडयार, यानी मद्रास से थोड़ी दूर है, मद्रास में नहीं है, मद्रास से थोड़ी दूर अडयार नाम का डिस्ट्रिक्ट पे इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया 1882 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन किया, और 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली प्रेसिडेंट महिला बनी। इन सब के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। पहला है धर्म सभा, जिसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1861 ईस्वी में की थी। धर्म सभा का उद्देश्य था जो सती प्रथा को अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसका विरोध करना, और ऑर्थोडॉक्स जो सती प्रथा थी उसको चालू रखना, उसको बढ़ावा देना। दूसरा सेवा सदन, इसकी स्थापना BM मालावारी ने की थी, जो कि विमेन एजुकेशन और विमेन चाइल्ड मैरिज के में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1885 ईस्वी में सेवा सदन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था, जो डिप्रेस क्लासेस थे, लोअर क्लास के लोग थे, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना, डिप्रेस्ड लोग, डिप्राइव्ड लोग, उनकी वेलफेयर एंड सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सेवा समिति, जिसकी स्थापना हृदयानंद कुंजरू ने 1924 ईस्वी में की थी। दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण मूवमेंट था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको लीड कर रहे थे EV रामास्वामी नईकर, जो 1925 ईस्वी में चर्चा में आया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का उद्देश्य था जो लोअर क्लास और डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना, टेम्पल में एंट्री कराना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को दूर करना। उसी में एक जस्टिस पार्टी, ये भी साउथ इंडिया के ही है, ये पार्टी साउथ इंडिया में ही पॉपुलर हुई थी, जिसकी स्थापना चेट्टियार, मुदलियार एंड TM नूर ने, त्यागराज चेट्टियार जिसमें इनका महत्वपूर्ण नाम है, 1915-16 ईस्वी में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का भी उद्देश्य था कि जो डिप्रेस्ड क्लास, जो ऑपरेस्ड क्लास थे, उसके लिए जस्टिस प्रोवाइड करना, उसके लिए फाइट करना, उसके लिए स्ट्रगल करना, और उनको सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट BR अम्बेडकर ने 1929 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जिसको इंग्लिश में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। BR अम्बेडकर का योगदान जो लोअर कास्ट और जो डिप्राइव्ड क्लास थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनके उत्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1932 ईस्वी में हरिजनों के लिए, यानी अनटचेबल्स के लिए, हरिजन सेवक संघ, उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके सर्विस के लिए हरिजन सेवक संघ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इन सब ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य
एक ही था, जो कास्टिज्म को अपोज करना और अनटचेबिलिटी को दूर करना। धार्मिक सुधार आंदोलनों में महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और अक्सर महिलाओं के योगदान को उल्लेखित नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं थी जिनके योगदान को उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से प्रथम थी सरला बाला देवी चौधरानी, जिन्होंने भारत स्त्री मंडल, जो कि महिलाओं के लिए एक पहला सोशल एंड रिलीजियस पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रानाडे और देवाधर ने 1909 ईस्वी में की थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से पुणे में पहली महिला कॉलेज ओपन हो पाया। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में की थी। ये एक बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन था, जो पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, एज वेल महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं द्वारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वो हिंदू बिलीफ, हिंदू फिलॉसफी को मानता था, और इसी कारण से इसका ये सक्सेस हो पाया साउथ इंडिया में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि हिंदू के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से हुए और कैसे कैसे हुए। अब हम लोग कुछ मुस्लिम्स के अंदर 19th सेंचुरी में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम रिफॉर्म्स में सबसे पहला नाम आता है वहाबी आंदोलन, जो अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, जिसके इंपॉर्टेंट नेम है सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी और शाह वलीउल्लाह देहलावी। इन्होंने, वहाबी आंदोलन एक्चुअली अरब का आंदोलन है, और वो ट्रेड के थ्रू इंडिया में आया था। बाद में मिड 19th सेंचुरी में फराइजी आंदोलन चला, जिसको हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने आगे बढ़ाया। फराजी आंदोलन का संबंध एक्चुअली उत्पत्ति फर्ज से है, तो उनका कहना है कि फर्ज आपका है कि भाई आप मुस्लिम के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कीजिए। मुस्लिम धर्म के अंदर रिफॉर्म का सबसे बड़ा जो मूवमेंट हुआ उसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट नेम्स और काफ़ी बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान का, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। और इन्होंने वेस्टर्न थॉट को मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में इनकलकेट करने का, इंट्रोड्यूस करने का इनको श्रेय जाता है। और इन्होंने डिटेल से हम लोग देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट को, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन, जिसको मिर्जा गुलाम अहमद ने आगे बढ़ाया, लीड किया। उसके बाद मुस्लिम रिफॉर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट स्कूल का एक नाम आता है देवबंद स्कूल, जो 1900 ईस्वी के आसपास उसके बाद रिफॉर्म लाया मुस्लिमों के अंदर, जिसमें मोहम्मद अल हसन का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन क्या था? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था सुन्नी इस्लाम के अंदर, जिसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बारेलवी और शाह वलीउल्लाह देहलवी। एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज में ये कवर था? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे इस्लाम को प्यूरिफाई करना थ्रू कुरान, और जो उनके जो शरिया लॉ है उसको इन्फोर्स करना, और जो मुगल एम्पायर है, ब्रिटिश रूलर है, इसको वो अपोज करते थे ताकि शरिया कानून पे आधारित एक स्टेट बनाया जा सके। दूसरा मूवमेंट है फराजी मूवमेंट, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। ये ईस्ट बंगाल के रीजन में, ये याद रखिएगा, फराजी मूवमेंट ईस्ट बंगाल के रीजन में पॉपुलर हुआ। वेस्ट बंगाल के रीजन में जो मैंने अभी पढ़ा, वहाबी आंदोलन पॉपुलर हुआ था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फर्ज से रिलेटेड था, जो मुस्लिमों की फर्ज होती है कि भाई आप अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दें और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। नेक्स्ट है अलीगढ़ मूवमेंट, जिसको सर सैयद अहमद खान ने आगे बढ़ाया, वो एक लीड किया था। और ये इस्लाम के अंदर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था और मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट था, जो पूरे होल ब्रिटिश इंडिया को कवर किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न वेस्टर्न लाइफ स्टाइल्स, उसके साइंटिफिक एजुकेशन, टेम्पटेशन और साइंटिफिक नॉलेज को मुस्लिम पॉपुलेशन में प्रोपोगेट कराना। और इसके लिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में इंग्लिश एजुकेशन, साइंस का एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, इन सब के लिए उन्होंने स्थापित की। और 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यही आगे चल के अलीगढ़ मूवमेंट को लीड करता है, और आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, AMU। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर सैयद अहमद खान स्टार्टिंग में कांग्रेस के सपोर्ट करते थे, बट आगे चल के जब 1857 की लड़ाई हुई, 1857 की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिशर्स का मुसलमानों के प्रति जो रिएक्टिव जो थियरी आया और उनके मुसलमानों के प्रति जो रिएक्शनरी जो अप्रोच आया, उससे मुसलमानों को बचाने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती किया। और कांग्रेस को 1900 के आसपास, 1855 में, 1885 में जो कांग्रेस बना, 1900 के 10-15 सालों तक
ये कांग्रेस के विरोध करते रहे और उसके अगेंस्ट में इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देवबंद स्कूल। ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम द्वारा स्थापित किया गया था, जो बाद में चल के रिफॉर्मिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट मुस्लिम्स ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और ये यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 1866 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए रिलीजियस लीडर को, मुस्लिम के जो लीडर्स हैं उनको ट्रेन करना, यही उनका ऑब्जेक्टिव था। और एक महत्वपूर्ण यह था कि मोहम्मद अल हसन के आने के बाद वो जब कंट्रोल लिया देवबंद स्कूल का, तो जो सर सैयद अहमद खान का जो कांग्रेस के प्रति जो अपोजिट रवैया था, उसको ये देवबंद स्कूल ने अपोज किया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। और जो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का जो कंसेप्ट था सर सैयद अहमद खान, उसको अपोज किया। तो अब हम लोग कुछ अलग रिलीजन जो पारसी और सिख के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जिसमें एक ही नाम आता है पारसी में, वो है दादा भाई नौरोजी। रास्त गौफ्तर करके वो एक मैगजीन लिखा करते थे पारसी महिलाओं में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और सिखों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाली जो कम्युनिटी है, वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाया था। एक दो नाम और है, हेनरी डेरिजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट 1828 ईस्वी से शुरू की थी और साइंटिफिक थॉट, मॉडर्न एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया था। 1826 ईस्वी में ये हिंदू कॉलेज एज ए टीचर के रूप में ज्वाइन किए थे और इन्होंने कलकत्ता गैजेटी और इंडियन गैजेटी जो न्यूज़पेपर थे इनका, ये संपादन किए थे। डेविड हारे, जो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बना था, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन का। तो इस तरीके से हमने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर ये कवर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, कुछ सजेशंस है तो कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।